गांव के लोग अक्सर कहते थे, जिस घर में घमंड पलता है वहाँ सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। लेकिन उस घर की बड़ी बेटी को यह बात कहाँ समझ आती। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आंगन में बिछी थीं। घर के सामने खड़ी थी एक सुंदर सजी धजी युवती। नाम था काव्या। काव्य अपने रूप, अपनी पढ़ाई और अपने अमीर रिश्तों पर इतना घमंड करती थी कि उसे अपने ही घर के लोग छोटे लगते थे। वह आईने में खुद को देखती हुई बोली, इस छोटे से गांव में मेरा क्या काम? मैं तो शहरों के लिए बनी हूँ। उसी आंगन में उसकी माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और पिता बैलों को चारा दे रहे थे। लेकिन काव्य की नज़र में ये सब नीचे दर्जे के काम थे। तो यहीं से शुरू होती है घमंडी बड़ी बेटी की कहानी, जो घमंड में सब कुछ खो बैठी और फिर एक दिन सब कुछ समझ पाई। यह परिवार अमीर तो नहीं था, पर इज्जतदार जरूर था। पिता हरी राम ईमानदार किसान, कम बोलने वाले पर सच्चे थे। माँ शांति देवी संस्कारों से भरी पर हर बात में धैर्य रखने वाली थी। उनकी दो बेटियां थीं। पहली बड़ी बेटी काव्या, जो कि सुंदर, पढ़ी लिखी, खुद को सबसे ऊपर समझने वाली, बात बात में ताना मारने वाली। छोटी बेटी गौरी, साधारण रूप, कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती और संस्कारी। गांव में जब भी कोई काम पड़ता, गौरी सबसे आगे रहती। और काव्या वो कहती, ये सब काम मेरे लायक नहीं। काव्य का घमंड यूं ही नहीं था। वह शहर के कॉलेज में पढ़ चुकी थी। वहाँ के लोग, वहाँ के दोस्त, वहाँ की चमक दमक उसके दिमाग में बस गई थी। वह अक्सर माँ से कहती, मुझे ऐसे घर में शादी करनी है जहाँ नौकर हो, गाड़ी हो, खेत में काम ना करना पड़े। माँ काव्य को समझाते हुए बोली, बेटी, इज्जत आदमी के संस्कार से होती है, पैसों से नहीं। काव्य माँ की बातों पे हंस देती और कहती। माँ, ये पुराने जमाने की बातें हैं। गौरी चुपचाप सब सुनती पर कुछ नहीं कहती। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई। शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे के लिए काव्य का रिश्ता आया है। काव्य खुशी से झूम उठती है। उसे लगा अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। लड़के वाले आए। घर सादा था, लेकिन स्वागत सच्चे दिल से हुआ। गौरी ने पानी पिलाया, माँ ने मिठाई रखी। काव्य ने सवाल पूछने शुरू किए। आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं? नौकर कितने हैं? शादी में खर्च कितना करेंगे? लड़के की माँ काव्य के इन सवालों को सुनकर चौंक गई। थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहां से बिना कुछ बोले लौट गए। शाम को पिता ने सिर्फ इतना कहा। बेटी, शब्दों से इंसान का स्वभाव झलकता है। पिता की बात सुन काव्य चिड़चिड़ी हो गई और अपने घमंड में बोली, मेरी काबिलियत को ना पहचान पाना उनका नुकसान है, मेरा नहीं। कुछ महीनों बाद पिता बीमार पड़ गए। खेती रुक गई। घर की हालत बिगड़ने लगी। गौरी ने सब संभाल लिया, घर, खेत, पिता की सेवा। और काव्य, वह चिड़चिड़ी होती गई दिन पर दिन। एक दिन उसने साफ कह दिया, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, मैं शहर जा रही हूँ। माँ काव्य की बात सुनकर रो पड़ी। बेटी, मुश्किल वक्त में परिवार छोड़ना अच्छा नहीं होता। काव्य बोली। मुझे अपना भविष्य देखना है। शहर में काव्य को नौकरी तो मिल गई। पहले पहले सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे
लोग काव्य से मतलब से बात करने लगे। सुंदरता पर नहीं, काम पर तोड़ने लगे। कोई इसकी इज्जत नहीं करने लगा। एक दिन बॉस ने डांट दिया। काव्या ने जवाब दिया। नतीजा नौकरी चली गई काव्य की। पैसे खत्म होने लगे। दोस्त दूर हो गए। एक रात काव्य अकेले बैठ कमरे में रोने लगी और उसे माँ का चेहरा याद आया। गौरी की मेहनत याद आई। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने कमरा खाली करने को कहा। काव्या के पास जाने को कोई जगह नहीं थी। आखिरकार वह भारी मन से गांव लौट आई। दरवाजा खोला, सामने माँ खड़ी थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया। काव्य फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार कहा, माँ, मुझसे गलती हो गई। अब काव्य पहली जैसी नहीं थी। अब काव्य बदल चुकी थी। वह गौरी के साथ खेत में काम करने लगी। माँ के साथ रसोई में हाथ बटाने लगी। गांव वाले काव्य को देख हैरान थे। एक दिन गौरी ने कहा, दीदी, अब आप पहले जैसी नहीं रही। काव्या बोली, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, घमंड इंसान को अकेला कर देता है। कुछ समय बाद एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार से गौरी के लिए रिश्ता आया। काव्य ने खुद आगे बढ़कर उनसे सम्मान से बात की। लड़के वाले ने कहा, हमें ऐसा ही परिवार चाहिए। गौरी की शादी खुशी खुशी हो गई। कुछ महीनों बाद काव्य के लिए भी एक रिश्ता आया। एक ईमानदार, मेहनती युवक का। इस बार काव्य ने कोई सवाल नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दौलत नहीं, एक सच्चा इंसान चाहिए। शादी के बाद काव्या माँ के पास बैठी और बोली, माँ, अगर समय ने मुझे नहीं सिखाया होता तो मैं आज भी वही घमंडी होती। घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है। सुंदरता और पढ़ाई से ज्यादा जरूरी संस्कार हैं।